देखो, सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें टॉर्क फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, और टॉर्क फोर्स का आज के क्वेश्चन में यूज होने वाला है। टॉर्क फोर्स के बारे में वैसे 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप भूल गए होंगे या फिर पढ़ा नहीं होगा, इसलिए पहले हम उसकी कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ सिखा दें, फिर अपन आज की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉर्क फोर्स क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये ना हो तो बहुत सारे हादसे इससे हो सकते हैं इसके बिना। टॉर्क फोर्स, टॉर्क फोर्स क्या होता है, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। टॉर्क फोर्स को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कपलिंग फोर्स। कपलिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको। होता क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगें, एक साथ लगें, सेम वैल्यू के लगें, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब कि वैल्यू सेम हो, लगें, तब उस फोर्स को हम बोलते हैं कपलिंग फोर्स या फिर टॉर्क फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, एक ही टाइम पे वर्क कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं, तब उन फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क फोर्स या फिर कपलिंग। पर इसमें एक चीज होती है कि दोनों फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर ही लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, एक ही टाइम पर लगते हैं, एक ही साथ में लगते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, मतलब कि वैल्यू सेम होती है। अगर एक 5 न्यूटन का लग रहा है तो दूसरा भी 5 न्यूटन का लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड के। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक आगे को लग रहा है तो एक पीछे को लगेगा, एक पीछे को लग रहा है तो दूसरा आगे को लगेगा। इसे हम बोलते हैं टॉर्क फोर्स या फिर कपलिंग फोर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं टॉर्क फोर्स या कपलिंग फोर्स के, आप तुरंत समझ जाएंगे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। ये 11th का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ यूज होगा, इसलिए हम आपके बेसिक डाउट पहले क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आप भूल गए होंगे इसलिए। तो आप सबके घर पर नल लगा हुआ है, सबके घर पर नल की टोटी बनी हुई है इस तरह से। ठीक, इसमें पानी निकलता है। अभी तो कमी चल रही है, पानी की शॉर्टेज ही चल रही है, नहीं निकल रहा है। इस तरह से टोटी होती है नल की, सबने देखा है। इस तरह से ये पाइप है, यहाँ से पानी निकलेगा। अब आप इस नल की टोटी को जब खोलेंगे तो इस नल की टोटी को खोलने के लिए या बंद करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और कौन सा फोर्स, कपलिंग फोर्स या फिर टॉर्क फोर्स। कैसे, देखना, ये ऊपर नल की टोटी है और इसे आप कैसे खोलेंगे, इससे आप नल को कैसे चालू करेंगे, जब आप इसे ऐसे घुमाएंगे हाथ से। नल की टोटी को आप कैसे घुमाते हैं, हाथ से ऐसे घुमाते हैं, घुमाते कि नहीं। मान लो ये नल की टोटी लगी हुई है, आपको नल चालू करना है तो ऐसे उंगली लेकर के ऐसे घुमाते हैं, घुमाते कि नहीं घुमाते हैं, तभी आपका पानी आना चालू होता है। तो अब आप इस नल की टोटी पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है, टॉर्क फोर्स या फिर कपलिंग फोर्स। कैसे मालूम चला ये टॉर्क फोर्स या फिर कपलिंग फोर्स है, तो आप देखेंगे कि आप इस टोटी पर दोनों साइड फोर्स लगा रहे हैं, एक साइड उंगली से ऐसे और एक साइड अंगूठे से ऐसे, दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स का पेयर बन रहा है, इसलिए अपन इसको कपलिंग फोर्स कहेंगे। दोनों साइड से आप इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स यहाँ उंगली से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अंगूठे से लगा रहे हैं। अगर उंगली से आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो अंगूठे से भी आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। दोनों साइड से आप इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इक्वल फोर्स हो गया। इसके बाद ये फोर्स आप अपोजिट भी लगा रहे हैं। अपोजिट कैसे, ध्यान से देखो, नल की टोटी को खोलने के लिए आप ऐसे हाथ रखते हैं टोटी पे, उंगली किधर फोर्स लगाती है, आगे की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर, और अंगूठा किधर की ओर फोर्स लगा रहा है, आपका थंब पीछे की ओर लगा रहा है। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, एक आगे की ओर लग रहा है, एक पीछे की ओर लग रहा है। तो आप देखेंगे कि नल की टोटी जब आप सुबह सुबह खोलते हैं इस तरह से, तो उस टोटी पर आप टॉर्क फोर्स या फिर कपलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि आप उसे ऐसे खोलते हैं, तो आप उस पर दोनों साइड फोर्स लगा रहे हैं, एक साइड उंगली से और एक साइड अंगूठे से।
दोनों साइड फोर्स लग रहा है, तो दो फोर्स का क्या बन गया, फोर्स का पेयर बन गया, कपलिंग फोर्स हो गया, उसी को टॉर्क फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स आपका सेम लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उंगली आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स है, टॉर्क फोर्स या फिर कपलिंग फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हो सकता है कि इस एग्जाम्पल से आपको ना समझ में आया हो, तो दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं। साइकिल सब बच्चे चलाते हैं, साइकिल में हैंडल होता है, हम साइकिल के हैंडल को कैसे पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, और जब भी हमें उस हैंडल को घुमाना हो तो कैसे घुमाएंगे, दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे। दो हैंड है, दोनों हैंड से फोर्स लगेगा, इधर घुमाना है तो ऐसे तो घुमाएंगे साइकिल के हैंडल को। इस वाले हाथ से हम साइकिल के हैंडल को इधर खींचना है पीछे की ओर, और इस वाले हाथ से हम साइकिल के हैंडल को आगे की ओर घुमा रहे हैं। दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, दोनों हाथों से इक्वल फोर्स लग रहा है, लेकिन अपोजिट लग रहा है, एक से पीछे की ओर और एक से आगे की ओर। तो कौन सा फोर्स लगा, टॉर्क फोर्स या फिर कपलिंग फोर्स। ठीक, दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, अगर और भी आपको देखना है तो। फोर व्हीलर की ड्राइविंग करते हैं, स्टीयरिंग को ऐसे घुमाते हैं, तो आपने देखा कि स्टीयरिंग को घुमाने के लिए आप हाथ को कैसे रोटेट करते हैं, इस तरह से। दोनों हाथों से आप फोर्स लगा रहे हैं, एक हाथ इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा हाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक हाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा हाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, कपलिंग फोर्स लगा रहे हैं, टॉर्क फोर्स लगा रहे हैं। तो कपलिंग फोर्स या टॉर्क फोर्स का सीधा मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब कि वैल्यू सेम हो। अगर एक 5 न्यूटन का है तो दूसरा भी 5 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का है तो दूसरा भी 10 न्यूटन का, लेकिन वो फोर्स इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक आगे की ओर तो एक पीछे की ओर। ऐसी कंडीशन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं कपलिंग फोर्स। ठीक है, उस कपलिंग फोर्स का या टॉर्क फोर्स का यहाँ पर यूज होने वाला है, और उसी के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है टॉर्क के लिए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में। अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन, और क्वेश्चन के अनुसार अपन डायग्राम बनाना सीखेंगे। हाँ, टॉर्क फोर्स का आपको फॉर्मूला और बता दें जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप 11th भूल गए होंगे, तो आपकी थोड़ी याददाश्त वापस ले आए, और नहीं भूले होंगे तो आप लोगों को सीखने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर नहीं पढ़े तो भूलेंगे कहाँ से, तो सीखने का मौका मिलेगा। टॉर्क फोर्स का फॉर्मूला होता है टॉर्क फोर्स या फिर कपलिंग फोर्स। ये कहता है कि जब आपके टॉर्क फोर्स में दो फोर्स वर्क करते हैं, कितने फोर्स लगते हैं, दो, इक्वल और अपोजिट। उन दोनों में से आप कोई भी एक फोर्स ले लो, एनी वन फोर्स, इनटू दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस को लेना है। जैसे आप दो फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं ऐसे, तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लेना है। तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ दिस फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between perpendicular distance between the force, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर आपने 11th में पढ़ा है तो आपको पहले से आता होगा, नहीं आता है तो आप सीख लो कि ये फॉर्मूला होता है। और टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉर्क को, टाउ से। टाउ मतलब जे का उल्टा, इसे टाउ बोलते हैं फिजिक्स में। कुछ सिंबल हमने स्टार्टिंग की डेमो क्लासेस जब अपन ने स्टार्ट की थी तभी ये कुछ सिंबल हमने आपको लिखवा दिए थे, तो इसको टाउ बोलते हैं, लिखवाया होगा। टॉर्क फोर्स को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने बेसिक की जरूरत हमें यहाँ पर 11th क्लास की पढ़ने वाली है आज के क्वेश्चन में। सबसे पहले टॉर्क फोर्स क्या होता है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के पेयर को हम टॉर्क फोर्स बोलते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टॉर्क फोर्स का फॉर्मूला कि जो दो फोर्स लग रहे हैं उसमें से कोई सा भी एक फोर्स, एनी वन फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके मल्टीप्लाई को अपन बोलते हैं टॉर्क फोर्स। इसे किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम आज के सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आपका 11th का हमने बता दिया जिसकी जरूरत आपको आज की क्लास में पढ़ने वाली है। ठीक, जिससे कि आपको अब दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले
क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनाना सीखें। और ये बात हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनाना आ गया तो ये समझ लो आपने 90% डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया। बाद बाकी तो कैलकुलेशन सिंपल होती है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस्टेब्लिश फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। किसका फॉर्मूला हमें बनाना है? टॉर्क का। एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है और उस डाइपोल पर क्या हो रहा है? टॉर्क फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और उस टॉर्क फोर्स का फॉर्मूला हमें यहाँ ड्राइव करना है कि कितना टॉर्क फोर्स वहां लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं। सपोज दैट ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बना दिया। क्वेश्चन में लिखा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस फील्ड में प्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्रेजेंट कर दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो सब बच्चे बनाना जानते हैं ना। कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक चार्ज ले लो पॉजिटिव, एक चार्ज ले लो नेगेटिव, इनका सेंटर पॉइंट O, इसकी लेंथ L, इधर हाफ लेंथ L, और पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम भी रख दो चाहो तो हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम रख दिया A और B, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कंसिस्ट है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ है 2L। लेकिन आप देख रहे होंगे हमने एक्सल साइड पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था, ब्रॉड साइड पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था। एक सेकंड, एक्सल साइड पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था, ब्रॉड साइड पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था, लेकिन उन सब में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को बिल्कुल सीधा रखा था, हॉरिजॉन्टल। आज के क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसा क्यों रखा हुआ है? इस तरह से कुछ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए रखा गया है। जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है बिल्कुल सीधी, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, दिख रहा होगा, एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। और सपोज दैट एंगल मान लो थीटा बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो कुछ एंगल बनता हुआ नजर अपन लोगों को यहाँ आ रहा है कि कुछ एंगल बन रहा है, पर हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को सीधा क्यों नहीं रखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ? कुछ एंगल बनाते हुए क्यों रखा है? हम चाहते तो इसको इस तरह से रख लेते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से हम अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी की डायरेक्शन में ऐसे रख लेते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ए बी कंसिस्ट सॉरी ए और बी, सेंटर पॉइंट O, ये लेंथ L और पूरी लेंथ 2L, आराम से रख लेते सीधा। इस तरह से एंगल बना करके क्यों रखा हमने? तो आप देखेंगे कि एंगल बना करके क्यों रखा, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, ठीक। क्योंकि अगर हम ये एंगल बना करके नहीं रखेंगे तो इस पर टॉर्क फोर्स नहीं लगेगा। कैसे? अभी ध्यान से देखना, इसका जवाब मिलेगा आप लोगों को थोड़े टाइम में। आपने क्या किया? क्वेश्चन में लिखा था एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ये पूरा एक जैसा है। इस यूनिफॉर्म में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है, तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्रेजेंट कर दिया, जो कि है A और B, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कंसिस्ट है, और क्या कर रहा है? इसकी लेंथ है 2L, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होगा आपको मालूम है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अब फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे कंसिस्ट है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। और जब कोई चार्ज को हम किसी फील्ड के अंदर प्रेजेंट करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट करते हैं, तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है कि नहीं लगता उस इलेक्ट्रिक फील्ड का?
याद करो, हमने क्वेश्चन आपको करवाया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, करवाया है। वहां हमने आपको बताया था, जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, चलो सपोज दैट +2 चार्ज ही है, इसका ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज रखें दूसरा, चाहे वो प्लस का रखें चाहे वो माइनस का रखें, तो इस चार्ज की वजह से या इस चार्ज के जो फील्ड है E, इसकी वजह से इन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। एक पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए, और एक पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा क्योंकि नेगेटिव है इसलिए। ये वाला चार्ज एक को रिपल्सिव करेगा और इसको अट्रैक्टिव करेगा और इसको रिपल्सिव करेगा। तो जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। बहुत सीधी सी बात है, ये बात आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है, पर वो किसी भी तरह का लगाए, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग लगाएगा। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस नेगेटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर भी फोर्स लगेगा। फोर्स यहाँ भी लग रहा है इस चार्ज पर और फोर्स यहाँ भी लग रहा है इस चार्ज पर। यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे दोनों सेम ही है। और किसी चार्ज पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, इस बात को कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यू को हम, तो आपको पता होगा, हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, E = F/Q0, याद आ रहा होगा, पढ़ा है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस चार्ज पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा। कैसे, देखो एक बार और कर चुके अपन इससे यूज जैसा, Q0 इधर से इधर रखा है, इसे इधर से इधर भेज दो, तो Q0 × E = क्या हो जाएगा, F, या फिर हम लिख सकते हैं F = Q0 × E। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है आप ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर वो चार्ज प्लस का है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा F = +QE, और अगर वो चार्ज माइनस का है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा F = -QE। तो इसी तरह से आपका ये प्लस का चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, इसे आप कैसे लिखेंगे, तो इस पर प्लस चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा F = +QE। पता चल गया कहां से आया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से आया, है ना। इसी तरह से ये माइनस चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में रखा है, तो इस माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना कितना फोर्स लग रहा होगा, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा F = -QE, यहाँ +QE है यहाँ -QE है, कहां से लिखा जा रहा है, इस फॉर्मूले से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, जिसे आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा। किसकी वजह से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन अंतर है, फोर्स सेम लग रहा है, Q × E यहाँ लग रहा है, Q × यहाँ लग रहा है, फोर्स की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फोर्स कैसा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। एक लग रहा है किसका, प्लस का, और एक लग रहा है किसका, माइनस का। तो ये फोर्स कैसे हैं आपके, फोर्स दिखने में तो इक्वल है, ऊपर QE लिखा है नीचे भी QE लिखा है, दिखने में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हैं, अपोजिट हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो ये फोर्स का क्या बन गया, ये फोर्स का पेयर बन गया। और जब ये फोर्स का पेयर इस तरह से बनता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स का पेयर बनता है, तो इस पेयर को अपन क्या बोलते हैं,
कपल फोर्स या फिर टॉर्क फोर्स। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, टॉर्क फोर्स बन रहा है, और इस टॉर्क फोर्स की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना है। समझ गए क्वेश्चन? ये जो कपल फोर्स है, टॉर्क फोर्स बन रहा है, इसी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टॉर्क फोर्स यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ देखें कि एक फोर्स आपका पॉजिटिव है और दूसरा फोर्स आपका नेगेटिव है। इसका मतलब कि एक फोर्स आपका पॉजिटिव है, मान लो ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो दूसरा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। या माइनस वाला फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो प्लस वाला फोर्स कौन सी डायरेक्शन लगेगा, नीचे की में। इनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी फोर्स की। क्यों? क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो आपके इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की बेचारे की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे पार्क में झूले की पोजीशन होती है। बच्चे पार्क में झूला झूलते हैं, स्कूल में भी देखा होगा, वो झूला होता है इस तरह से होता है, सीसो जिसे बोलते हैं आप लोग। एक बच्चा इधर बैठ जाएगा, एक बच्चा इधर बैठ जाएगा, इधर वाला बच्चा ऊपर तो इधर वाला बच्चा नीचे। जब ये बच्चा ऊपर है तब इसका फोर्स ऊपर की ओर, इसका फोर्स नीचे की ओर। नेक्स्ट केस में क्या होता है, ये वाला बच्चा ऊपर, ये वाला बच्चा नीचे, इसका फोर्स ऊपर की ओर, इस बच्चे का फोर्स नीचे की ओर। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? पार्क में ऐसे झूलते हैं बच्चे झूला, पार्क में या फिर स्कूल में। एक बच्चा ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, फिर ये वाला ऊपर जाता है तो ये वाला नीचे आता है, जिसको झूला बोलते हैं। यही कंडीशन कुछ हमारे किसकी होगी, यही कंडीशन हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की होगी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा ही कुछ झूला झूलेगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पर फोर्स ऊपर लगेगा, एक पर नीचे लगेगा, नेक्स्ट कंडीशन में फिर एक पर ऊपर लगेगा, फिर एक पर नीचे लगेगा। इस तरह से झूला झूलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये क्लियर दिख सके झूला झूलता हुआ, इसीलिए हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखा है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर हम इसे बिल्कुल ऐसे रख लेते पैरेलल, बिल्कुल सीधा, तो फिर तो ये झूल ही नहीं पाता, है ना? इसलिए हमने इसको एंगल बनाते हुए रखा गया है। अब आपका डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में लिखना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले लिखना बेटा इसके आंसर में फटाफट। क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हैं, आंसर में लिखें कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल made up of charge, consider an electric dipole made up of charge plus q and minus q, plus q and minus q, plus q and minus q, and length 2l, and length 2l, which is placed in a uniform electric field, which is placed in a uniform electric field of strength E vector, in a uniform electric field of strength E vector, the dipole moment, फुल स्टॉप लगा के लिखना, the dipole moment makes an angle, the dipole moment makes an angle theta, makes an angle theta
with respect to the electric field with respect to the electric field at any instant of time, at any instant of time, with respect to the electric field at any instant of time, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, एज ए रिजल्ट a pair of force, as a result a pair of force plus QE and minus QE, a pair of force plus QE and minus QE acts on dipole, acts on dipole, acts on dipole। ठीक, तो जैसा डायग्राम हमने बनाया वैसा डायग्राम के बारे में हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है कि इस पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो फोर्स का पेयर लग रहा है, अपोजिट और इक्वल फोर्स का जो पेयर लग रहा है, ये पेयर टॉर्क बना रहा है। उस टॉर्क की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरह से, ध्यान से देखना। हम यहाँ लिखेंगे सो मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, टॉर्क को किससे बताते हैं, टाउ से। हम यहाँ लिख देते हैं, फिर भी टाउ बना हुआ है। टॉर्क फोर्स, यही लिख दें, इधर लिख देते हैं, कपल और टॉर्क फोर्स क्या हो जाएगा, विल बी गिवन बाय, कैसे बताएंगे, टॉर्क के फॉर्मूले से। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपके सामने है, हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एनी वन फोर्स इंटू perpendicular distance between the force, perpendicular distance between the force। ये बिटवीन लिखा हुआ बेटा है ना, जगह नहीं है इसलिए कंजूसी कर रहे हैं अपन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टाउ लिखेंगे। एनी वन फोर्स, आपके पास दो फोर्स हैं, एक फोर्स आपको दिख रहा है प्लस QE है और दूसरा फोर्स माइनस QE है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले सकते हैं, लेकिन अपन कौन सा वाला लेंगे, प्लस वाला। क्यों, जिससे हमारा आंसर प्लस में आ सके। तो हमने ऊपर वाला फोर्स ले लिया प्लस QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। जो दो फोर्स लग रहे हैं उन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। देखो, एक फोर्स कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर, जो कि पॉइंट ए पर रखा है, और दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पर, जो कि पॉइंट बी पर रखा है। तो आप कहेंगे सर इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2L। बिल्कुल ठीक है कि दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज की डिस्टेंस 2L है, तो दोनों फोर्स की डिस्टेंस भी 2L हो जाएगी। लेकिन हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, ये तो सीधी सीधी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री वाली। कैसे? देखो, आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर रखा है और इस पर फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज पॉइंट बी पर रखा है, इस पर फोर्स यहाँ लग रहा है। इस नेगेटिव चार्ज के सामने हम यहाँ कोई पॉइंट मान लें और इस पॉइंट को नाम दे दे सी। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट ए के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे अपन क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। जैसे पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से लेकर के ये जो पॉइंट आपने मान लिया यहाँ पर सी, हम इधर लिख दें इसको, ये जो पॉइंट आपने मान लिया यहाँ पर सी, तो ए से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को आप दोनों फोर्स होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कहा ये पॉइंट सी कैसे लिया? और समझो एक बार फिर से, पॉइंट ए जिस पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और उसके सामने हमने लिया है नीचे पॉइंट सी 90 डिग्री पर। कैसे? कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, तो इसके सामने ही हमने पॉइंट ले लिया सी 90 डिग्री पर। इस पॉइंट पर मान लो ये नेगेटिव चार्ज का फोर्स लग रहा है, वैसे लग तो वो यहाँ रहा है, लेकिन अगर सामने ले तो यहाँ माना जाएगा। तो यहाँ और यहाँ ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या मानी जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जाएगी। या फिर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल भी है। अभी हमने बोला था कि आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ये भी शीशा वाले झूले की तरह झूलता है, बच्चों की तरह। कैसे? ये पॉइंट ए ऊपर तो पॉइंट बी नीचे, और नेक्स्ट केस में क्या होगा? पॉइंट बी ऊपर तो पॉइंट ए नीचे। ऐसे ही झूलते हैं ना, दो बच्चे पार्क में स्कूल में झूला, एक बच्चा ऊपर तो एक नीचे, फिर दूसरा ऊपर तो पहला नीचे। तो अभी मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, तब उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? पॉइंट ए पर लगेगा। नेक्स्ट केस में आपका ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो फिर उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इस पॉइंट पर लगेगा। तो अपर साइड का पॉइंट और लोअर साइड का पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज पर सबसे टॉप पर फोर्स कहाँ लग रहा है? ए पर, और सबसे लोअर कंडीशन में फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउन में फोर्स कहाँ लग रहा है? सी पर। तो इन दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस है इसे अपन कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर है, बिल्कुल सीधी। तो डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी? ए से लेकर के सी तक की, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अपन इससे पहले एक बार रिज्वाइन कर ले इसे, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। तो अब आप देखें कि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल दी, जो कि AC आई है, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड पॉइंट का फोर्स की डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने जो नई समस्या खड़ी कर ली है उसको सॉल्व करना है। कि हमने AC लिख तो लिया, A और C जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स की। अब इस AC की वैल्यू चाहिए, और AC की वैल्यू निकालने के लिए पहले अपन इसको इक्वेशन 1 बना के यहीं ड्रॉप कर देते हैं। अब देखेंगे कि AC की वैल्यू कैसे निकालें। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल का नाम होगा A, B और C। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल A, B, C। और आप सोच रहे हैं सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में हम लगा नहीं सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में एक वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ दो साइड की वैल्यू आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल की। और इस ट्रायंगल का ना तो हमें बेस की वैल्यू पता है और ना परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, ओनली हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, जिसे आप ए भी कह सकते हैं, जो कि 2l है। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता ही नहीं है, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम तो लगा नहीं सकते। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आप देखें, सबसे पहले इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारा टारगेट क्या है? हमें AC की वैल्यू निकालना है। AC क्या है? AC आपका परपेंडिकुलर है, किसका? इस ट्रायंगल का, जिसका नाम लिख के रखा है ABC। ABC इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, और है भी वैसे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, और एक वैल्यू आपके पास है, किसकी है? हाइपोटेनियस की, इस साइड की, जिस हाइपोटेनियस की साइड का नाम है A और B। हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास है 2l।
बेस की वैल्यू आपके पास है नहीं है, तो बेस को तो भूल जाओ। अब आपको दो चीजों से मतलब है, एक तो आपको AC यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, और दूसरा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास है, बेस की है नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ा होगा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पढ़ा है कि नहीं। इसमें आप देखें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन थीटा में, और हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ही मतलब है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल ABC में हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, A से लेकर के C तक, लिख दो AC। हाइपोटेनियस कितना है, A से लेकर के B तक, तो लिख दो AB। अब क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, तो आप देख रहे हैं, इधर लिख देते हैं, आपको उधर नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, इस साइड लिख देते हैं, एक सेकेंड। अब आप देखेंगे कि हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन थीटा का। अब इसमें वैल्यू पुट करो, साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ये फॉर्मूला लगा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उस लाइन को हमने रिपीट कर दिया है। वैल्यू पुट कर दें इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू तो है ही नहीं है, वो तो फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं। AB की वैल्यू कितनी है, तो आप देखें A और B कितनी वैल्यू है, 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ 2L, ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालना है, हमें AC की निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2L जो अपॉन में लिखा है उसे इधर से इधर भेज दो, तो 2L इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर कौन बचेगा, AC बचेगा, बचेगा बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा। आपकी AC की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, आपकी AC की वैल्यू आ गई। अब इस AC की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, निकाली उसके लिए गई थी। तो अब हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू प्लस QE इंटू AC की वैल्यू कितनी है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, सही है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे जमाएंगे कंडीशन से, टाउ इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई होगा, और हम इसे कैसे जमाने वाले हैं मल्टीप्लाई में, 2QL, 2QL और उसके बाद E, और साइन थीटा की जगह थीटा। आप जानते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद इन सबको मिलना तो वैसे भी था, लेकिन हमने उसको एक सिस्टम से लिखा, सबसे पहले 2 को लिखा, फिर Q को लिखा, फिर L को लिखा, फिर E को लिखा, फिर साइन थीटा। ये क्या नौटंकी है, ऐसे क्यों लिखा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते QE 2L साइन थीटा, जैसे लिखा है वैसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट। ऐसा इसलिए लिखा कि आपको ये दिख सके कि 2QL किसी का फॉर्मूला बन रहा है, और 2QL किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2QL, पढ़ा दिया है हमने। यानी 2QL आपका फॉर्मूला बन रहा है किसका, P का, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL कौन आ जाएगा, P आ जाएगा, और E की जगह पर E, और साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा। ये आपका टॉर्क फोर्स का फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब इस फॉर्मूले की SI यूनिट भी तो लिखना चाहिए अपन को, कि टॉर्क फोर्स, इतना टॉर्क फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, लेकिन इसकी SI यूनिट पता होना चाहिए। तो SI यूनिट 11th क्लास में सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ आप लोग सीख सकते हैं इसके फॉर्मूले से। कैसे, इसका फॉर्मूला है एनी वन फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एनी वन फोर्स के लिए यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो एनी वन फोर्स की यूनिट तो आ गई न्यूटन, ठीक है। इनटू लगा है तो इनटू लगा दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इंटू में कौन आ जाएगा डिस्टेंस के लिए? मीटर। तो आपकी यूनिट बन गई न्यूटन इंटू मीटर। इतना टॉर्क फोर्स लग रहा है, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन इस पर ओटी जरूर पूछी जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा खतरनाक है बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी। इस पर ओटी जरूर आती है। कैसे? कि आपका ये टॉर्क फोर्स जो लग रहा है, जिसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर चुके हैं, ये टॉर्क फोर्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। लेकिन ये टॉर्क फोर्स कब मैक्सिमम लगेगा, कब मिनिमम लगेगा, ये कंडीशन पे ओटी बन के आ जाती है कि आपका एंगल, कितने एंगल पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो तब इसका फोर्स मैक्सिमम होगा, और कितने एंगल पर रखा हो तब इसका फोर्स मिनिमम होगा। ये आ जाता है। ऑप्शन दे देते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। अब बच्चा क्या ऑप्शन लगाए? तो सबसे पहली बात, हम इसकी कंडीशन पढ़ेंगे दोनों, कि कितने एंगल पर टॉर्क फोर्स मैक्सिमम लगता है और कितने एंगल पर टॉर्क फोर्स मिनिमम लगता है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की कंडीशन पढ़ेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में आया क्या है? साइन थीटा आया है। तो जो हम एंगल लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, वो साइन के आधार पर लेंगे। वैसे हम नॉर्मली ले लेते हैं, किसी के लिए भी चलेगा। फर्स्ट पोजीशन आपकी पढ़ेंगे इसकी, या पहला केस भी कह सकते हैं, फर्स्ट केस या पोजीशन, जैसा मानना चाहो आप लोग मान सकते हैं। पहला केस है, पहले केस के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपका एंगल है थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ले लें, तो मान लो मिनिमम एंगल आपका बन रहा है 0 डिग्री। और अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री एंगल पर अगर आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उस पर टॉर्क फोर्स कितना लगेगा, मिनिमम या मैक्सिमम। 0 डिग्री एंगल समझ रहे हैं कब बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आपका इसी डायरेक्शन में ऐसे रखा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एंगल क्या बन गया? 0 डिग्री बन गया, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए। तो जब इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री के एंगल पर रखा हो तो उस पर टॉर्क फोर्स कितना लगेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे टॉर्क फोर्स का, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यही होता है फॉर्मूला टॉर्क फोर्स का, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। की जगह हम क्या लिखेंगे? थीटा की जगह हम लिखेंगे 0 डिग्री, क्योंकि हमने 0 लिया है। और टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताएं? आप लोगों में से कौन बताएगा साइन 0 की वैल्यू? बताना तो आप लोग भी पड़ेगी, क्योंकि सब मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही बताया था अंजलि ने। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो आप समझ लो 0 कितना सुपरस्टार है कि एक बार भी किसी की फैमिली में आ जाए तो सब कुछ क्या करके चला जाता है? सब कुछ 0 0 0 करके चला जाता है, सब कुछ 0 0 करके चला जाता है। तो आप देखेंगे टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा 0। यानी ऐसी कंडीशन में उस पर कोई टॉर्क फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क फोर्स की वैल्यू होगी 0। कब? जब वो 0 डिग्री के एंगल पर रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता। अब हम इसका केस पढ़ेंगे सेकंड, केस सेकंड। ये केस पे यूटी बन के आती है बस। अगर आपका टॉर्क, अगर आपका डाइपोल 90 डिग्री पर रखा हो, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो ए बी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा हो? 90 डिग्री। 90 मैक्सिमम होता है, तो अपन ने मिनिमम ले लिया 0 और मैक्सिमम ले लेते हैं 90। 90 कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में और डाइपोल रखा है ऐसे में, तो कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो आप देखेंगे अगर आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो फिर टॉर्क क्या लगेगा? फॉर्मूला लगाओ टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा की जगह आप लिखेंगे साइन 90। तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 की वैल्यू 1। तो टाउ इज इक्वल टू पीई। इस बार आपका टॉर्क 0 नहीं हुआ, पहले 0 हुआ था।
इसका मतलब कि इस बार आपका जो टॉर्क फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और पहले क्या हो गया था, जीरो हो गया था, तो पहले जो 0 डिग्री पे टॉर्क फोर्स लग रहा है वो मिनिमम होगा। अब आपसे कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है कि अगर किस कंडीशन में टॉर्क फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मिनिमम लगेगा, तो 0 डिग्री के एंगल पर मिनिमम लगेगा। 4 ऑप्शन देंगे, 0, 90, 180, 360, तो 0 पे मिनिमम लगेगा। और मैक्सिमम किस कंडीशन में लगेगा, तो 90 पर मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि यहाँ 0 नहीं हुआ, तो कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा 90 पर। ठीक, अब सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लें, फिर अपन इसके आगे की बात करेंगे।